What is enzyme? A substance produced by a living organism which act as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. आप जैसा जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और ये सब्सटेंस जो होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में, स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की तरह यह काम करते हैं। तो इस तरह के जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में वहां पर कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। All enzymes were once to be proteins, but since the 1980s, the catalytic ability of certain nucleic acids called ribozymes. जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं नेचर में प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। बट 1980s में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखे गए जैसे न्यूक्लिक एसिड, इनमें भी ये एबिलिटी थी कि ये कैटालाइट की तरह वर्क कर सकते थे। तो यानी न्यूक्लिक एसिड में भी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। यानी जहां पर न्यूक्लिक एसिड भी अगर एंजाइम की तरह वर्क करेगा तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स को हम क्या कहेंगे? राइबोजाइम्स। अ लार्ज प्रोटीन एंजाइम molecule is composed of one or more amino acid chains called polypeptide chains. तो जितने भी प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? एक या एक से अधिक अमीनो एसिड की चेन से बने होते हैं और इन चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड्स की चेन से बने होते हैं। The amino acid sequence determine the characteristics folding patterns of the protein's structure. तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के द्वारा। कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी फोल्डिंग का पैटर्न क्या है, विच इज एसेंशियल टू एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के लिए जिसकी जरूरत होती है। इफ द एंजाइम इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस सच एज fluctuations in temperature or pH, the protein structure may lose its integrity and its enzymatic ability. आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंडीशन में या सिचुएशंस को चेंज करते हैं, जैसे कि आप टेम्परेचर है या पीएच है, अगर इसमें आप फ्लक्चुएशन करते हैं तो क्या होगा? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी इंटीग्रिटी पर फर्क पड़ता है, यानी उसकी एबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम कैसे होंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे। एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर और पीएच का इन पर इफेक्ट पड़ता है जो इनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। डीनेचुरेशन इन सम टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। तो डीनेचुरेशन हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, कभी कभी डीनेचुरेशन होता है और ये रिवर्सिबल होता है। Bound to some enzyme is an additional chemical components called a cofactor. कई बार क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं कुछ एडिशनल केमिकल कंपोनेंट से क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं, उनसे बाउंड हो जाते हैं और इन केमिकल कंपोनेंट्स को हम कोफैक्टर कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। और विच इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन द कैटालिटिक इवेंट एंड दस इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ऐसे जो केमिकल कंपोनेंट जो कि एंजाइम के साथ क्या हो जा रहे हैं? बाउंड हो जा रहे हैं, जिन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं, ये भी कैटालिटिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि इनकी यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट नहीं है, इन कोफैक्टर्स की भी एंजाइम एक्टिविटी में उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी की एंजाइम की है। अ कोफैक्टर में बी इधर अ कोएंजाइम एंड organic molecule and such as a vitamin or an inorganic metal ion sometimes require both. तो ये कोफैक्टर जो है जिसको हम कोएंजाइम कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें विटामिन, और इनऑर्गेनिक मेटल्स भी हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक मेटल्स भी हो सकते हैं। तो ये केमिकल नेचर में कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं।
तो कोफैक्टर्स का देखिए कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और दोनों टाइप के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करने वाले कोफैक्टर तो ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है, दोनों टाइप के भी हो सकते हैं। A cofactor may be either tightly or loosely bound to the enzyme. अब ये कोफैक्टर जो है एंजाइम से जो बाउंड हो रहे हैं, ये टाइटली भी बाउंड हो सकते हैं उससे और लूजली भी बाउंड हो सकते हैं। If tightly connected, the cofactor is referred to as a prosthetic group. अगर एंजाइम से बाउंड होने वाला कोफैक्टर यहाँ पर टाइटली बाउंड होता है, यानी उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टाइट बॉन्ड होगा, तो ऐसे ग्रुप को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एंजाइम से बाउंड होने वाले कुछ अदर केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जिन्हें हम को एंजाइम कहते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल्स आयंस भी हो सकते हैं, और कुछ दोनों भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये एंजाइम से बाउंड कैसे हैं, ये एंजाइम से लूजली बाउंड हैं या टाइटली बाउंड है। अगर ये एंजाइम से टाइटली कनेक्टेड होंगे, उससे स्ट्रांगली बाउंड होंगे, तो ऐसे कोफैक्टर को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वालों को हम हमेशा प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। A classification system has been developed based on the type of reaction the enzyme catalyst. देखिए, तो जो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, वह एंजाइम से रिएक्शन करने वाला जो कैटालाइज है उसके बेस पर दिया गया। जैसे देयर आर 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज एंड देयर रिएक्शन। तो नंबर 1 देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब विच आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसमें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या ऐसे एंजाइम इसमें इंक्लूड होंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। सेकेंड टाइप देखिए, ट्रांसफरेजेस, जैसा नाम से ही पता है ट्रांसफर। तो विच ट्रांसफर अ केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। तो इसमें इंक्लूड होने वाले एंजाइम का नेचर क्या होगा, ये एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक क्या करेंगे, ट्रांसफर का वर्क करेंगे। कोई भी केमिकल ग्रुप होगा जिसको ये ट्रांसफर करेंगे। हाइड्रोलेजेस विच क्लीव द सबस्ट्रेट बाय अपटेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो हाइड्रोलेज है, इस एंजाइम का क्या रोल है, ये एंजाइम क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को अपटेक करेगा और साथ में यहाँ पर सबस्ट्रेट का क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, उसका ब्रेकडाउन, उसको तोड़ेगा। लाइजेस विच फॉर्म डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, विच फॉर्म डबल बॉन्ड्स बाय एडिंग और रिमूविंग अ केमिकल ग्रुप। तो ये क्या करेगा, किसी भी केमिकल ग्रुप को ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है, और इससे ये यहाँ पर ये काम करेगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, लाइसेज। लाइसेज विच फॉर्म डबल बॉन्ड्स, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, एडिंग और रिमूविंग। तो किसी भी केमिकल ग्रुप के एडिंग और रिमूविंग से क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। आइसोमरेसिस विच ट्रांसफर अ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन आइसोमर। ये भी क्या करेगा, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करने का वर्क करेगा, और ये क्या करता है, मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ आइसोमर चेंज करता है, उसमें केमिकल फॉर्मूला उसका चेंज नहीं होगा। लाइगेसिस और सिंथेटिसेस which couple the formation of various chemical bonds to the breakdown of pyrophosphate bond in adenosine triphosphate और a similar nucleotide। तो इसका वर्क क्या है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। और फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ये पायरोफॉस्फेट इनका ब्रेकडाउन करेगा, और ब्रेकडाउन से क्या करेगा, ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये इनके जैसे नेम है उसके बेस पर इनका क्लासिफिकेशन है। तो ये टाइप्स ऑफ एंजाइम थे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम की मैकेनिज्म कैसे होती है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज प्रोड्यूस की गई। नंबर 1 थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी। The lock and key model was first proposed in 1894। जैसा आपको पता है ये मॉडल सबसे पहले 1894 में दिया गया था। उसका नाम क्या है, लॉक एंड की थ्योरी। आपने पढ़ा था ताला कुंजी सिद्धांत, ये वही चीज है, लॉक एंड की थ्योरी।
In this model, an enzyme active site is a specific shape. आप जानते हैं ये जैसे एक एंजाइम है, देखिए आप इसमें है ना, ये स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इनको हम स्पेसिफिक साइट कहते हैं हम। ये इनके एक्टिव साइट होते हैं जहां पर आकर सबस्ट्रेट क्या होता है, बाउंड होता है। तो एंजाइम के जो भी स्पेसिफिक एक्टिव साइट होते हैं, ये एक्टिव साइट जो होते हैं, ये एक्टिव साइट यहीं पर आकर सबस्ट्रेट बाउंड होता है। In this model, an enzyme's active site is a specific shape and only the substrate will fit into it like a lock and key theory. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर सबस्ट्रेट आएगा वही इसमें बाउंड होगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन और सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर सेम होगा तो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर बाउंड हो जाएंगे। आप देखिए, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर बाउंड हो गया, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर बाउंड होता है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ये बाउंड हुआ, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखिए, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट था, यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट इससे बाउंड हो गया। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाउंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट एज इट इज बाहर रिमूव हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। तो यानी एंजाइम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, एंजाइम जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में एज इट इज बाहर रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या हो रहा है कि एंजाइम के जो एक्टिव साइट हैं वो सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी इनका शेप स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के लिए। हर सबस्ट्रेट के लिए इस एक्टिव साइट का शेप स्पेसिफिक होगा और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एक्टिव साइट से आकर बाउंड हो जाता है। तो इस तरह से बाउंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, फाइनली एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी था, बट सेकंड थ्योरी थी, दिस मॉडल हैज नाउ बीन अपडेटेड एंड इज कॉल्ड द इंड्यूस फिट मॉडल। अब सेकंड थ्योरी दी गई, इसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ, इस मॉडल का नाम क्या रखा गया, इंड्यूस फिट थ्योरी। In this model, the active site changes shape at its interact with the substrate. Once the substrate is fully locked in and in the exact position, the catalysis can begin. देखिए अब क्या होता है, इंड्यूस फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एंजाइम के एक्टिव साइट होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो इसका एक्टिव साइट है, इसके पास आने वाला सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर लेता है और मॉडिफाइड करके वो इसके अंदर फिट हो जाता है। अगर ये परमानेंट होता तो हर सबस्ट्रेट यहाँ आकर बाउंड नहीं हो सकता था। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, इसके पास जो भी सबस्ट्रेट आएगा वह उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेता है और मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है और फाइनली सेम वही प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम रिलीज हो जाता है। तो इंड्यूस फिट थ्योरी, जैसे आपने देखा ग्लव्स, हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं तो ग्लव्स का साइज एक है और आप उसमें हम अलग अलग पहनते हैं तो हमारे हाथों के अनुसार वो उसमें फिट हो जाता है। तो यानी हमने ग्लव्स का साइज तो नहीं चेंज कर रहे हैं हम, तो वो अपने आप को अलग अलग हैंड्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा है। तो सेम वही चीज है कि यहाँ पर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इसका शेप परमानेंट नहीं होता है, ये इसके आने वाले सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने में मॉडिफिकेशन कर लेता है और मॉडिफिकेशन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं हम इंड्यूस फिट थ्योरी। इन दिस मॉडल द एक्टिव साइट चेंजेस शेप। देखिए इस मॉडल में एक्टिव साइट अपने शेप को चेंज करता है एज इट इंटरेक्ट्स, जो भी सबस्ट्रेट इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वंस द सबस्ट्रेट इज फुली लॉक्ड, जैसे ही यहाँ पर सबस्ट्रेट पूरी तरह से लॉक हो जाता है एंड
इन द एग्जैक्ट पोजिशन, जब वो अपनी एग्जैक्ट पोजिशन ले लेता है तो द कैटालिसिस कैन बिगिन, इससे कैटालिसिस यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी फिर स्टार्ट हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, इंड्यूस फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम के एक्टिव साइट परमानेंट नहीं होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और आने वाला एंजाइम जो सबस्टेट है वो एक्टिव साइट्स के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेता है और वो उससे बाउंड हो जाता है, और बाउंड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था इंड्यूस फिट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी हो गई इंड्यूस फिट थ्योरी। देखिए लॉक एंड क्यू थ्योरी को थोड़े पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 देखिए, द एंजाइम हैज अ क्लेफ्ट डिप्रेशन कॉल्ड द एक्टिव साइट। एंजाइम में जो एक डिप्रेशन बना हुआ था, एक स्ट्रक्चर था जो एक्टिव साइट हम जिसको बोल रहे थे, ये क्लेफ्ट या डिप्रेशन होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इन द स्पेसिफिक सबस्टेट है कॉम्प्लीमेंट्री शेप। देखिए जो एक्टिव साइट है और जो स्पेसिफिक सबस्टेट इससे जो बाउंड होगा, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शेप होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। द सबस्टेट मीट्स द एंजाइम बाय रैंडम मूवमेंट, द सबस्टेट फिट इनटू द क्लेफ्ट। अब जो आने वाला सबस्टेट है वो क्लेफ्ट पर आकर बाउंड हो जाता है। क्लेफ्ट हम किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव साइट। द आर ग्रुप बाइंड विद द सबस्टेट, तो आर क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स जो है वो किससे यहाँ पर बाउंड हो जाएगा। एन एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। देखिए जब सबस्टेट एंजाइम से बाउंड होता है तो यहाँ पर एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है। द एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन, फिर एंजाइम सबस्टेट यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ब्रेकिंग इट अपार्ट और ज्वाइनिंग, तो क्या करेगा, या तो ब्रेकिंग करेगा या किसी पार्ट को ज्वाइन करेगा। एन एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, फाइनली क्या हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द प्रोडक्ट लीव्स द एंजाइम, और एंजाइम से प्रोडक्ट अलग हो जाता है, लीव हो जाता है। द एंजाइम रिमेन अनचेंज। देखिए इस पूरी रिएक्शन में एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता है, एंजाइम हमेशा अनचेंज्ड रहता है और रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट सबस्टेट। अब ये एंजाइम वापस से कोई नए सबस्टेट के साथ रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम एज इट इज अलग हो जाता है, उनमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं होता है, और ये एंजाइम अब दूसरे नए सबस्टेट के साथ रिएक्शन करने के लिए रेडी होते हैं। अब लॉक एंड की थ्योरी का जो डायग्राम था, ये देखिए इसमें थोड़ा और अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ये एंजाइम है, ये इसके एक्टिव साइट है, देखिए दो, ये सबस्टेट है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है। अब ये यहाँ पर आया और इसके अंदर एंजाइम के साथ सबस्टेट ने क्या करा, बाउंड हो गया। बाइंड होने के बाद देखिए एंजाइम सबस्टेट यहाँ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड फिर क्या होगा, ये देखिए एंजाइम और सबस्टेट, ये देख रहे हैं, ये एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद क्या हो गया, देखिए प्रोडक्ट्स अलग हो गया, सबस्टेट अलग हो गया, तो प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम के एक्टिव साइट से प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम भी रिलीज हो जाता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए इंड्यूस फिट थ्योरी, लाइक द लॉक एंड की, only here it is recognized the enzyme is more flexible, able to change shape slightly to fit the substrate। जैसा मैंने बताया कि इसमें एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो एबल होता है अपने शेप को स्लाइटली चेंज करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, सबस्टेट के अकॉर्डिंग। तो एंजाइम के पास जो सबस्टेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने में स्लाइटली चेंजेस कर सकता है, अपने शेप को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये सेकंड थ्योरी हो गई, इंड्यूस फिट थ्योरी। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो इसके लिए, एंजाइम के लिए आवश्यक है। देखिए मोस्ट एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी वर्क बेस्ट एट अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो 37 डिग्री टेम्परेचर पर ही बेस्ट वर्क करते हैं, तो जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है। एट लोअर टेम्परेचर दे विल स्टिल वर्क बट मच मोर स्लोली। लोअर टेम्परेचर पर भी ये थोड़ा वर्क करते हैं बट थोड़ा स्लोली।
एंजाइम्स कैन ओनली फंक्शन इन अ सर्टेन पीएच। आप जानते हैं कि एंजाइम एक सर्टेन पीएच पर ही वर्क करता है, या तो वो एसिडिक होगा या वो अल्कलाइन होगा। देयर प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन वेयर दे आर फाउंड इन द बॉडी। अब ये डिपेंड करता है कि ये बॉडी में कहाँ पाया जा रहा है या किस साइट पर है। ये साइट की डिमांड के अकॉर्डिंग ये एसिडिक और अल्कालाइन हो सकता है। फॉर इंस्टेंट एंजाइम इन द इंटेस्टाइन वर्क बेस्ट एट, आप जानते हैं इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है 7.5 पीएच होता है, तो वहां पर ये बेस्ट वर्क करते हैं। इफ द टेम्परेचर इज टू हाई और इफ द एनवायरमेंट इज टू एसिडिक और अल्कलाइन द एंजाइम चेंजेस शेप। तो देखिए यदि एनवायरमेंट में टेम्परेचर और पीएच में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वहां पे बहुत ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम है, तो एंजाइम अपने शेप को चेंज कर सकता है। दिस अल्टर द शेप ऑफ एक्टिव साइट, वो अपने एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर सकता है, सो दैट सबस्टेट कैन नॉट बाइंड टू इट, ताकि सबस्टेट यहाँ पर आकर इजीली बाउंड ना हो सके। क्योंकि अगर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तभी ये सबस्टेट को अपने से बाउंड होने देगा, अदरवाइज वो इसको अलाउ नहीं करेगा। द एंजाइम हैज बिकम डीनेचर्ड, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है जबकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, लाइक अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक या एल्कलाइन है, तो उस कंडीशन में एंजाइम अपने शेप को चेंज कर लेगा और अपने एक्टिव साइट पर बाइंड, जो भी सबस्टेट बाउंड होने वाला उसको वो बाउंड नहीं होने देता है, उसको अलाउ नहीं करता है। और इस सिचुएशन में एंजाइम कैसे हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो एंजाइम को वर्क करने के लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर और पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। Some enzyme cannot function unless they have a specific known protein molecule attached to them. तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं तब तक वर्क नहीं करते जब तक कि कोई स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर उससे बाउंड नहीं हो जाता। जब तक उससे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर बाउंड नहीं होगा स्पेसिफिक, तब तक वो एंजाइम वर्क नहीं करता है। दीज आर कॉल्ड कोफैक्टर। इन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। तो कुछ एंजाइम्स को वर्क करने के लिए स्पेसिफिक कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ये कोफैक्टर इनको अवेलेबल नहीं होगा तब तक ये एंजाइम वर्क नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एन एंजाइम दैट हेल्प्स मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी। देखिए अब यहाँ पर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, सॉरी बॉडी के पीएच को यहाँ पर मेंटेन करता है। कैन नॉट फंक्शन अनलेस इट इज अटैच टू अ जिंक। जब तक यहाँ पर कोई एंजाइम से कोफैक्टर आकर अटैच नहीं हो जाता, कोफैक्टर कौन सा, जिससे जिंक, तब तक ये वर्क नहीं कर सकता। जैसा हमने डिस्कस किया कि कुछ एंजाइम तभी वर्क करते हैं जबकि उसके साथ आकर कुछ स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर अटैच हों। अगर यह स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर इससे अटैच नहीं होंगे तब तक ये वर्क नहीं करेंगे। इन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम कोफैक्टर कहते हैं। ऐसा एक एंजाइम है, अगर आप एग्जांपल देखिए तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या करता है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, बट ये तभी वर्क करेगा जब आकर इस पर जिंक आयन अटैच होगा। यानी जिंक क्या है, यहाँ पर एक कोफैक्टर है। जब तक ये यहाँ पर आकर अटैच नहीं होगा तब तक ये एंजाइम अपना वर्क नहीं करेगा। इसलिए इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर का यहाँ पर से बाइंड होना एसेंशियल है। अब देखिए इनिबिशन, एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ क्या करते हैं, इसको कम करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इनिबिशन कहते हैं। अब इनिबिशन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे नंबर 1 देखिए, आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनिबिटर्स। तो ये इनिबिशन मतलब कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर रहे हैं, इसको एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनिबिटर्स कहते हैं।
तो इनके नेम है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड इरिवर्सिबल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिबिटर्स हैं। अब देखिए इनके नेम के अकॉर्डिंग, एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी इनिबिटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो एंजाइम की एक्टिविटी को कई तरीके से इनिबिट किया जा सकता है। नंबर वन, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। देखिए, अ मॉलिक्यूल ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। अगर कुछ मॉलिक्यूल एक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर दें, तो सो दैट द सबस्ट्रेट हैज टू compete विद द इनिबिटर टू अटैच टू द एंजाइम। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट इससे आकर बाउंड होना चाहता है, तो उसको इस इनिबिटर से क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव साइट पर आकर कौन बाउंड हो गया, यहाँ पर इनिबिटर आकर अटैच हो गया। ये केमिकल दूसरा इनिबिटर यहाँ कर आकर से अटैच हो गया, तो अब आने वाला सबस्ट्रेट कहाँ बाउंड होगा, उसके लिए तो स्पेस ही नहीं है। तो इसलिए उस सबस्ट्रेट को इस इनिबिटर से क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे कंपटीशन करना पड़ता है। तो इस तरह के इनिबिटर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर सेकंड, देखिए, अ मॉलिक्यूल बाइंड टू एन एंजाइम somewhere other than the active site and the reduce how effectively it works। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनहिबिटर्स जो हैं एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़कर अदर साइट पर आकर बाउंड हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़ के दूसरे साइट पर आकर आकर बाउंड होगा, तो सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट अवेलेबल है, इजीली सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आकर बाउंड हो जाएगा और रिएक्शन आगे इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो जाएगी। बट थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन की रेट पर तो इफेक्ट पड़ता है। रिएक्शन की जो रेट है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बट लेकिन यहाँ पर उसके लिए कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इनिबिटर है वो एक्टिव साइट पर आकर बाउंड ना होकर दूसरे अदर साइट पर बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम के सबस्ट्रेट को बाउंड होने के लिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, इसलिए इस टाइप के इनिबिटर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। नेक्स्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। द इनिबिटर्स enzyme and substrate after they have bound to each other, the products leave the active site less easily and the reaction is slowed down। ऊपर जैसा ही है कि यहाँ पर भी इनिबिटर्स एंजाइम से आकर बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट आफ्टर दे हैव बाउंड टू ईच अदर, और सबस्ट्रेट भी एक दूसरे से बाउंड हो जाता है और प्रोडक्ट एक्टिव साइट से अलग हो जाता है इजीली, और यहाँ पर रिएक्शन की रेट थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं अनकम्पिटिटिव इनिबिटर। इरिवर्सिबल इनिबिटर्स में क्या होगा, एन इरिवर्सिबल इनिबिटर्स बाउंड टू एन एंजाइम एंड परमानेंटली इनएक्टिवेट्स इट। तो इरिवर्सिबल इनिबिटर्स जब एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होते हैं तो ये परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाएंगे ये परमानेंटली। अब है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। All metabolic reaction needs extra activation energy or they don't happen at all। आप जानते हैं कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वही एनर्जी जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और दे डोंट हैपन एट ऑल, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट लेकिन ये याद रखिएगा किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए आगे उसके प्रोसीजर के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस कैन बी प्रोवाइडेड इन हीटिंग। आप इसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में अगर उसको हीट कर दें तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है। व्हाट वी डिड इन बेनेडिक्ट टेस्ट, जैसे आप बेनेडिक्ट टेस्ट में आपने देखा था कि उसमें भी आप थोड़ा सा टेस्ट उसको गर्म करते हैं, जब आप हीट करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कलर डेवलप होते हैं, प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करके ये एक्टिवेशन एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं। द चेंज सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, फाइनली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अ ब्रीफ रेज इन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरह से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस अमाउंट को, उस एनर्जी के अमाउंट को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। चेंज इन शेप ऑफ द प्रोडक्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इससे
एनर्जी का लेवल अवेलेबल होते ही प्रोडक्ट जो है वो फास्टली मिल जाता है। एंजाइम कैन कंडक्ट इवन इन लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर नॉट नीडेड। इवन क्या है कि एंजाइम जो है लोअर टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं, बट इसके लिए हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी में ये एनर्जी है यहाँ पर, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे आप एनर्जी का लेवल बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में देखिए रिएक्टेंट, जब ये वाला जो डार्क कलर वाला जो आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये बिना एंजाइम के जब एक्टिवेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड करी तो प्रोडक्ट देखिए कब बन रहा है, थोड़ा सा ये फास्ट बन रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड करी तो प्रोडक्ट देखिए फास्ट मिल गया। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, अगर हम एंजाइम के साथ उसको थोड़ी सी उसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो देखिए प्रोडक्ट फास्ट यहाँ पर मिल गया। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है कि कैसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होता है कि उसके बैरियर कम हो जाते हैं। बैरियर कम होने से क्या है, प्रोडक्ट फास्ट मिल जाता है, उसकी रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो गई। अब पीएच कैसे एंजाइम को इफेक्ट कर रहा है, पीएच इफेक्ट्स ऑन एंजाइम। चेंज ऑफ पीएच कैन डिस्टर्ब द आयनिक बॉन्ड। जैसे आप पीएच चेंज करते हैं तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, विच इज इम्पोर्ट टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। कैन ऑल्सो चेंज द चार्जेस ऑफ द अमीनो एसिड, इससे हम अमीनो एसिड के चार्जेस को भी चेंज कर सकते हैं। मोर हाइड्रोजन और मोर एसिडिक, अगर हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा होंगे तो मीडियम ज्यादा से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। पीएच मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आप जानते हैं पीएच एक्चुअल में होता क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक स्केल है ये। तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। हायर कंसंट्रेशन विल गिव अ लोअर पीएच, तो लोअर पीएच पर हायर कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है। तो ये पीएच है जिस पीएच पर ये एंजाइम वर्क करता है। एंजाइम का देखिए टेम्परेचर इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स स्पीड अप, मोर रैंडम मूवमेंट्स मोर एक्टिविटीज। जैसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी फास्ट होगा और यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होने से एक्टिविटी फास्ट होगी। 37 डिग्री टेम्परेचर मैंने बताया था कि बॉडी के लिए क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अंटिल अप टू 40 डिग्री सेल्सियस ऑल इज गुड। 40% डिग्री से थोड़ा राइस होता है तो गुड है। रेट ऑफ रिएक्शन proportion to temperature where the hydrogen bond breaks and denature। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर फेवरेबल है तो रिएक्शन फेवरेबल डायरेक्शन में होगी और टेम्परेचर राइज होता है उसके प्रोपोर्शन में, रिएक्शन के प्रोपोर्शन में अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, एंजाइम डी नेचर हो जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है क्योंकि हायर टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं।